मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या था कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या था कि एसिडोसिस मतलब एसिड की ज्यादा मात्रा का बनना, पीएच का कम होना, ठीक है। पीएच कम होगी तो एसिडोसिस होगा। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या था, जो बाइकार्बोनेट आयन थे उनका रिडक्शन हो गया था। अपन ने देखा था पीएच को मेंटेन करने के लिए पीएच में बाइकार्बोनेट आयन और किसका, बाइकार्बोनेट आयन का और H+ आयन का या फिर कार्बोनिक एसिड का रेशियो होता है वो 20:1 होता है। तो हमेशा क्या होता है, एल्कलाइन रिजर्व रहता है, इसलिए जो बॉडी में एक्स्ट्रा H+ आयन होते हैं वो उससे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और ब्लड की पीएच क्या होती है, मेंटेन रहती है। लेकिन जब बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट आयन का रिडक्शन हो जाए, बाइकार्बोनेट आयन कमी आ जाए, तो क्या होगा, एल्कलाइन रिजर्व क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और ब्लड की पीएच पे इफेक्ट पड़ेगा और ब्लड की पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो कंडीशन डेवलप होगी वो होगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। ये अपन ने डिस्कस किया था कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर रिडक्शन हो जाता है बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन का। अब वो क्यों होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या होता है कि इसका कॉज क्या था कि एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है किसका, ऑर्गेनिक एसिड्स का, ठीक है। क्या, ऑर्गेनिक एसिड्स का एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है और ये ऑर्गेनिक एसिड किससे कंबाइंड हो जाते हैं, बाइकार्बोनेट से कंबाइंड हो जाते हैं। तो बाइकार्बोनेट क्या नहीं होता, फ्री नहीं रहता, ठीक है। ये अपन ने डिस्कस कर लिया था कि इसकी कमी क्यों हो जाती है, इसकी कमी क्यों होती है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है किसका, ऑर्गेनिक एसिड्स का। ये ऑर्गेनिक एसिड्स कंबाइन हो जाते हैं किससे, बाइकार्बोनेट से, और बाइकार्बोनेट से कंबाइंड होकर के सोडियम सॉल्ट बनाते हैं ऑर्गेनिक एसिड के और CO2 निकलती है। तो बाइकार्बोनेट रिजर्व कमी हो जाती है। अब ये किस किस कंडीशन में होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस मेनली जो होता है वो कब होता है, सीवियर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस के समय। क्या होता है, सीवियर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस। सीवियर और अनकंट्रोल्ड जब डायबिटीज मेलिटस होता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में डायबिटीज मेलिटस होता है, तो उस कंडीशन में एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है एसिटो एसिडिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। ये दोनों ही क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो जब सीवियर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस होता है तो किसका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन किसका होगा, अपने प्रोडक्शन होता है एसिटो एसिटिक एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड एक एसीटोन बॉडीज जो हैं वो भी हैं, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, क्योंकि एनर्जी के लिए फैट का ज्यादा क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में होता है, फैट का ज्यादा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो उससे ये कीटोन बॉडीज बनती हैं। ये दोनों ही क्या है, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है। तो अपन ने ये देख लिया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होता है और किस डिजीज कंडीशन में होता है। ये डिजीज कंडीशन देखी, सीवियर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस के समय इसका किसका प्रोडक्शन होता है, एसिटो एसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। ये दोनों ही क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है। अब इसको अपन सही कैसे करेंगे, कंपनसेशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कंपनसेशन का मतलब होता है कि उसको कैसे अपन कम कर सकते हैं, कैसे मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं या फिर इसका कंपनसेशन कैसे होगा, ठीक है। तो कंपनसेशन या फिर मैनेजमेंट ऑफ मेटाबॉलिक
पीएच को मेंटेन करने के लिए तुम्हें 3 सिस्टम बताए थे कि ब्लड की पीएच ब्लड बफर से ही मैनेज होती है। अब ब्लड बफर से तो होने से नहीं, क्योंकि बाइकार्बोनेट की कमी होगी है बॉडी में, तो बाइकार्बोनेट तो है नहीं, तो ब्लड बफर से तो काम चलेगा नहीं। दूसरा 2 मैकेनिज्म और थे, रीनल मैकेनिज्म और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। तो उसके बाद इसका दोनों सिस्टम से इसका मैनेजमेंट होगा। देखो पीएच कम हो गई मतलब कि कार्बोनिक एसिड बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है। कार्बोनिक एसिड बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गए तो उनको तोड़ना होगा, जैसा कि अपन ने रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट में देखा। तो उसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगी, CO2 बनेगी। तो क्या होगा, लंग्स का हाइपर वेंटिलेशन। तो लंग्स के हाइपर वेंटिलेशन से अपन इसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो मैं कैसे, लंग्स के हाइपर वेंटिलेशन मतलब अपन बहुत ज़्यादा सांस को बाहर निकालेंगे, CO2 बाहर निकालेंगे तो H2CO3 की कमी हो जाएगी। H2CO3 कम हुआ मतलब ब्लड की pH ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि H2CO3 क्या बना रहा था, pH को कम करने में हेल्प कर रहा था, ठीक है। इसलिए बढ़ानी है अपनी, क्योंकि ऑलरेडी कम है, तो अपन को क्या करना है, हाइपर वेंटिलेशन कराना है। तो इसमें होता है कि acute metabolic acidosis is usually compensated, या फिर मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, compensated by hyperventilation of lungs, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। इससे क्या होगा, एक्सेसिव एलिमिनेशन होगा किसका, CO2 का फ्रॉम द बॉडी। दिस लीड्स टू an increase elimination of CO2 from the body, ठीक है। बॉडी से एक्सेसिव मात्रा में CO2 बाहर जाएगी, इसका मतलब क्या, H2CO3 की कमी हो जाएगी, ठीक है। बट रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट लाइफ मतलब बहुत कम समय के लिए यूज में लिया जाता है। दूसरा इसको कैसे करेंगे सही, रीनल मैकेनिज्म के द्वारा, ठीक है। ये जो अपन ने पीएच को मेंटेन करने के लिए 3 सिस्टम देखे थे, बफर, रेस्पिरेटरी और कौन सा, रीनल। क्योंकि ये किसकी वजह से हुआ है, मेटाबॉलिक की वजह से हुआ है, मेटाबॉलिज्म इफेक्ट की वजह से हुआ है, बाइकार्बोनेट की कमी की वजह से हुआ है। तो इसीलिए अपन बफर से इसको ठीक नहीं कर सकते। इसको ठीक करने के लिए रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म और रीनल मैकेनिज्म काम आएगा। रीनल मैकेनिज्म में क्या है, H+ आयन को यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जाएगा, बहुत अधिक मात्रा में H+ आयन को सीक्रेट किया जाएगा अमोनियम आयन के रूप में, ठीक है। तो रीनल मैकेनिज्म कब डन किया जाता है, विदिन 3 और 4 डेज पे, ठीक है। ये इसका कंपनसेशन देख लिया। दूसरा कंपनसेट किससे करेंगे, रीनल मैकेनिज्म के द्वारा। रीनल कंपनसेशन डन within 3 to 4 days, 3 से 4 दिन के अंदर इसको ठीक
H+ आयन को अमोनियम आयन के रूप में बाहर निकालना होगा। ठीक है, ये अपन इसको क्या कर सकते हैं कि कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कंपनसेशन के लिए अपन को दोनों मैकेनिज्म काम करेंगे, एक तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, दूसरा रीनल मैकेनिज्म। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म का अपन ने देख लिया कि हाइपरवेंटिलेशन के थ्रू इसको ठीक किया जाएगा, और रीनल मैकेनिज्म में H+ आयन को बाहर निकाल के मेटाबॉलिक एसिडोसिस को अपन ठीक कर देंगे। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बाद जो आता है अपना कौन सा एसिडोसिस आता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कौन सा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रेस्पिरेशन की वजह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी वही क्या है, पीएच में कमी है। ठीक है, तो प्राइमरी इसका जो डिफेक्ट है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का, वो किसकी वजह से होता है, रिटेंशन ऑफ CO2। रिटेंशन ऑफ CO2, CO2 अपनी बॉडी में रिटेंड हो रही है इकट्ठी होने की वजह से। CO2 बॉडी के अंदर रहेगी तो क्या होगा, किसका लेवल बढ़ेगा, H2CO3 का लेवल बढ़ जाएगा। H2CO3 का लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली pH कम हो जाएगी, pH कम हो जाएगी। लेकिन वो किसकी, मेटाबॉलिज्म की वजह से नहीं होगी, वो रेस्पिरेशन की वजह से होती है। प्रॉपर रूप से अपन रेस्पिरेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से हो रही है, तो CO2 रिटेन होने की वजह से हो रही है, इसलिए इसको अपन ने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोला। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज रेस्पिरेटरी acidosis is due to retention of, retention का मतलब इकट्ठे होने की वजह से, टेंशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। रिटेंशन ऑफ CO2, टेंशन ऑफ CO2 होगा तो H2CO3 का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। H2CO3 का लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अपन को समझ में आया कि ये क्या है, रिटेंशन ऑफ CO2। यहाँ पर क्या हो रहा है, CO2 का रिटेंशन। समझ में आया। मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसकी वजह से हो रहा था, मेटाबॉलिज्म की वजह से, मतलब बाइकार्बोनेट के कमी की वजह से, रिडक्शन की वजह से। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रेस्पिरेशन में रिटेंशन CO2 की वजह से हो रहा था। अब इसके कई कॉजेस हो सकते हैं, क्यों, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफेक्ट हो गया, उसकी वजह से अपना जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है उसमें भी कोई भी डिफेक्ट आ गया, उसकी वजह से CO2 बाहर नहीं जा रही है, बॉडी के अंदर ही रह पा रही है। तो आगे देखेंगे इसके कॉजेस। The causes of respiratory acidosis, क्या-क्या कॉज है, डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर मतलब जो अपना जहाँ से अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है या फिर जहाँ से अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है वो क्या हो गया है, डिप्रेस्ड हो गया है, जहाँ से रेस्पिरेशन प्रॉपर रूप से नहीं हो रहा है। तो क्या है, डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। वो किसकी वजह से हो सकता है, कोई भी ड्रग्स है उसके ओवर यूज की वजह से। ड्रग्स के कोई भी ड्रग्स हैं उनके ओवर डोज, ज़्यादा मात्रा में डोज ले रहे हैं तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, डिप्रेस। ओवर डोज ऑफ
पल्मोनरी डिसऑर्डर्स बोलते हैं लंग्स के डिजीज को। कोई भी पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हो गया है, और या फिर अपन ब्रीथ कर रहे हैं हाई कंटेंट ऑफ द CO2, जहाँ पर मतलब ऐसी जगह पे जहाँ CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब जहाँ पर अपन ऐसी जगह पे सांस ले रहे हैं जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन हो CO2 की है, तो उस समय भी क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सबसे पहला डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा है पल्मोनरी डिसऑर्डर। पल्मोनरी डिसऑर्डर का मतलब समझ में आया, कोई भी लंग्स की डिजीज हुई है। तीसरा है ब्रीथिंग एयर विद हाई कंटेंट ऑफ CO2। मतलब अपन ऐसी जगह पे ब्रीथ कर रहे हैं जहाँ पर CO2 के कंटेंट बहुत ज़्यादा है, या फिर जहाँ पर CO2 की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो अपन ने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों हुआ, रिटेंशन ऑफ CO2 की वजह से हुआ। अब इसके कॉजेज देखें तो 3 कॉज मेनली है। डिप्रेस्ड हो गया रेस्पिरेटरी सेंटर, और वो किसकी वजह से होता है, ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से। दूसरा पल्मोनरी डिसऑर्डर, पल्मोनरी डिसऑर्डर मतलब कोई भी लंग्स की डिजीज हो गई है। और तीसरा है ब्रीथिंग एयर विद हाई कंटेंट ऑफ CO2, जहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। CO2 जहाँ पर CO2 का लेवल ज़्यादा है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपन ब्रीथ कर रहे हैं उससे। ठीक है, अब तो ज़्यादा CO2 की जगह पे अपन ब्रीथ करेंगे तो CO2 ज़्यादा अंदर जाएगी। अब इसको कंपनसेट कैसे करेंगे, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए रीनल मैकेनिज्म काम आता है। इसमें क्या आता है, रीनल मैकेनिज्म। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस is compensated। कैसे कंपनसेट कर सकते हैं रीनल मैकेनिज्म से, H+आयन को बाहर निकाल के, नहीं, बाइकार्बोनेट आयन को क्या करके अपन बाहर ना निकाल के उनको क्या करें, रिजर्व रखें। जो अपन ने रीनल मैकेनिज्म 4 मेथड पढ़े थे, या तो एस्पिरेशन करें H+ आयन का, या रिटेन करें बाइकार्बोनेट आयन का, रीएब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से मात्रा करें बाइकार्बोनेट का। तो बाइकार्बोनेट का क्या करें, इसमें अपन अपने रिटेंशन करें या उसको रीअब्जॉर्ब करें। तो बाइकार्बोनेट ज़्यादा रहेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ब्लड की pH क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए क्या करें, एक तो है कंपनसेटेड बाय अल्कलाइन रिजर्व, अल्कलाइन रिजर्व करके, या फिर मोर बाइकार्बोनेट जनरेट कर, बाइकार्बोनेट को बाइकार्बोनेट को जनरेट करके। दूसरा क्या करें, एस्क्रेशन करें, किसका, बहुत अधिक मात्रा में एस्क्रेट करें, वही H+ आयन को भी बाहर निकालें, कैसे भी करके वो भी जाएगा। तो एस्क्रेशन करें किसका, टार्ट्रेबल एसिडिटी का और अमोनियम आयन का। दूसरा है एसिडोसिस कम करना है ना अपन को, इसके अलावा एस्पिरेशन, लेकिन इसमें पल्मोनरी जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म
जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन की वजह से ही हो रहा है। तो रेस्पिरेशन ऑफ टाइट्रेटेबल एसिडिटी एंड अमोनियम आयंस इन यूरिन, ठीक है, तो उसके थ्रू भी अपन कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने दोनों ही एसिडोसिस पढ़ लिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक अगर एसिडोसिस आए तो तुम्हें मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही लिखना है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में किसकी वजह से होता है, CO2 के ज़्यादा रिटेंशन की वजह से होगा। CO2 का ज़्यादा रिटेंशन होगा तो H2CO3 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो किस किस की वजह से होता है, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स की वजह से, या फिर रेस्पिरेटरी जो मैकेनिज्म है उसके डिप्रेस होने की वजह से, या फिर अपन ऐसी जगह पे एयर ले रहे हैं जहाँ पर हाई कंटेंट पे CO2। अब इसको अपन को ठीक करना है, कंपनसेट करना है, तो रीनल मैकेनिज्म इसमें काम आएगा। रीनल मैकेनिज्म कैसे काम करता है कि बहुत अधिक मात्रा में बाइकार्बोनेट को जनरेट करेगा, जिससे ये बॉडी रिटेंड रहेंगे किडनी के अंदर और इससे एल्कलाइजेशन रिटेंड रहेगा। दूसरा, अपन जो एक्स्ट्रा H+ आयन है उनको बाहर निकालेंगे, H+ आयन को अमोनियम आयन के थ्रू या टाइट्रेबल एसिडिटी को एक्सक्रिएट करके इसको अपन क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ये दोनों ही तुम्हारे एसिडोसिस कंप्लीट हो गए। अब जो आएगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ये दोनों एसिडोसिस के विपरीत होगा, जस्ट विपरीत होगा एल्कलोसिस। एल्कलोसिस में क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगी, तो एल्कलोसिस डेवलप होगा। ठीक है, ऐसी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कब होगा, जब बहुत डिक्रीज हो जाएगी H2CO3 की कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है तो CO2 ज़्यादा बाहर निकल रही है तो डिक्रीज होगी H2CO3, उस टाइम ये होगा। दोनों एल्कलोसिस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।